गुजरात के अहमदाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खूनी वारदात को स्कूल में अंजाम दिया गया। अहमदाबाद के खोखरा इलाके के एक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं के एक छात्र ने अपने टीचर को ही गोली मार दी। स्कूल में बच्चों के इन हिंसक घटना ने हर पेरेंट्स को टेंशन में डाल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे इतने हिंसक क्यों हो रहे? खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चे ऐसी घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तमंचे चला रहे हैं, खंजर चला रहे हैं। क्या बच्चों की सहन शक्ति कम हो रही है? गुजरात के अहमदाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के दो अलग अलग स्कूलों में खूनी वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद के खोखरा इलाके के स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं में पढ़ाई कर रहे छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामूली धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि छात्र ने स्कूल के बाहर ही दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 8वीं के आरोपी की चैट वायरल हो गई, जिसमें वो हत्या करने की बात कबूल कर रहा है। वो कह रहा है, हाँ मैंने ही उसे चाकू मारा था। एक तरफ अहमदाबाद चाकूबाजी की घटना ने हर माता पिता को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में एक 9वीं के छात्र ने अपनी ही टीचर को गोली मार दी। गोली टीचर के दाएं कंधे के नीचे लगी। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक छात्र और टीचर के बीच झगड़े की शुरुआत तब हुई जब टीचर ने छात्र को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद छात्र गुस्से में अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल लाया था। छात्रों की बदले की खूनी भावना ने एक बार फिर से उन माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। सवाल उठता है कि बच्चे इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं? खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चे खंजर और तमंचे क्यों चला रहे हैं? क्या बच्चों की सहन शक्ति कम हो रही है? बच्चों के पालन पोषण में पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या बच्चे मोबाइल और ओटीटी पर वायलेंट कंटेंट देखकर हिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बात बच्चों की है, देश के भविष्य की, और चिंता भी लाजमी है क्योंकि बच्चे हिंसक हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसी प्रवृत्ति इन बच्चों में कहां से आ रही है? स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने? ये बड़ा सवाल है। लेकिन कौन जिम्मेदार है, ये भी सवाल है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि माँ बाप हो सकता है बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल भी इन तमाम मामलों में जिम्मेदार हैं। क्या बच्चों के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है? क्या बच्चे कुछ और सोच रहे हैं? पढ़ाई का बोझ क्या इतना ज्यादा हो गया है? कई चीजें ऐसी हैं जिसे लेकर आज देश को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा कि आखिर बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर हेमिका अग्रवाल मनोवैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर प्रीति ओझा प्रिंसिपल हैं जयपुरिया स्कूल भिवाड़ी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रीति पांडे शिक्षाविद हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम कानून के जानकार को भी अपने साथ जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर क्या हो रहा है, आखिर बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, डॉक्टर प्रीति ओझा प्रिंसिपल हैं आप जयपुरिया स्कूल भिवाड़ी के। डॉक्टर प्रीति, क्यों बच्चों की ऐसी मानसिकता बढ़ रही है? बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन ऐसी हरकतें, बच्चे लड़ लें अलग चीज है, लेकिन अब मर्डर तक कर रहे हैं, हथियार लेकर स्कूल जा रहे हैं। नमस्कार। मेरे हिसाब से ये बहुत ही दर्दनीय और दुखद हादसा दोबारा सुनने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोग बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। बच्चे क्या कहना चाहते हैं, बच्चे किस तरह का वातावरण में आज पल रहे हैं, इसको समझना स्कूल और पेरेंट्स दोनों को बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल में शुरू से ही सोशल इमोशनल लर्निंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किताब खोलने से पहले साइलेंस रखना, समझना, एक दूसरे को अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इन चीजों को भुला दिया जाता है पढ़ाई के आगे, और वही तरीका, वही ढर्रा स्कूल चलाते जा रहे हैं जिसमें उनको लगता है पढ़ाई जरूरी है। लेकिन आज की डेट में पढ़ाई से ज्यादा आसपास का माहौल जो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा हावी हो गया है, जो खेलना,
वीडियो गेम्स खेलना, उसमें डायरेक्ट रिएक्ट करना, कोई भी चीज में बात ना करके उसका जल्दी से जल्दी उत्तर दे देना, कोई भी चीज अपने हाथ और अपने कंट्रोल में रखकर उसको आगे बढ़ावा देना, माता पिता से डिस्कस नहीं करना, पीयर और फ्रेंड्स ग्रुप भी चैट में सीक्रेटिवली बात कर लेते हैं, अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, और जहां उनको शांति ज्यादा मिलती है, यानी जिस जगह पे उनको आकर्षण ज्यादा मिलता है, उस तरफ वो चलते चले जाते हैं, और उसमें वो भूल जाते हैं कि वो एक बच्चा है, कि वो एक एडल्ट है। वो इस सोच में रह जाते हैं कि उनको जो करना है, चाहे वो सही है वो गलत है, उसमें उनको अपना जवाब मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये माहौल बहुत सारे स्कूलों और घरों में नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पे उनको अपने आप से बात करने की जरूरत है। हर जगह किताब खोल के मार्क्स की होड़ में अगर हम लग जाएंगे, तो हर बच्चा पढ़ने वाले प्रवृत्ति का नहीं होता। कहीं ना कहीं बच्चे को भी अपने तरीके के बातचीत वाले लोग और अपने तरीके के काम करने वाले लोग चाहिए, जहाँ पे खेल हो, जहाँ पे उनको किसी तरह का विचार मिले, और जहाँ पे वो अपने आप को खुल के बात कर सकें। लेकिन वो उनको उस सीक्रेसी में मिल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह है, और वो है चैट, इंटरनेट और मोबाइल। लेकिन जहाँ पे लेकिन उनको हर लेकिन चीज प्रीति जी, अपने इससे दूर अनुसार भी नहीं कर सुनने सकते को आप मिलता है। बच्चों को। मौजूदा टाइम में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन सब चीजों को दूर करना, आप ये भी देख लीजिए, छोटे बच्चे को अगर खाना खिलाना नहीं, होता है तो मोबाइल दिखाते मैं हैं यहाँ लोग। पे आपको, जी। यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड के लिए मेरे को कंप्लीट करने दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे मोबाइल से बच्चों को दूर कर देंगे, ये हो नहीं सकता आज की डेट में। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा, और हमें उनके साथ ये उनको बताना होगा कि वो किस तरह से इन चीजों का यूज करें, कितने हद तक इस चीज को इस्तेमाल करें, कितने जगह पे इन चीजों के लिए वो लोगों से बात कर सकें। अगर उनको लगता है कि कोई उनको किसी तरह से डरा रहा है डिजिटल मीडिया से, बिना बात किए लोगों के सामने, उसको कैसे खुल के आगे सबके सामने बताना है, मेरे ख्याल से उसको एक डिसीजन मेकर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रीति जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं और भी मेहमान हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय ले लेता हूं। प्रीति पांडे हैं, शिक्षाविद है। प्रीति जी, एक बड़ा फैक्टर है, आपने सुना प्रीति ओझा को कि वो कह रहे हैं कि देखिए घर का माहौल भी वैसे होना चाहिए, इंटरनेट की बात कह रहे हैं, तमाम बातें बता रही हैं, लेकिन क्या इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। एजुकेशन सिस्टम को हमें जब दोष देना होता है, तो पेरेंट्स स्कूल को दोष दे देते हैं, स्कूल पेरेंट्स को दोष देते हैं, और हम सब अपने अपने दायित्वों से बच जाते हैं। होना ये चाहिए कि सबसे पहले दोष किसी एक का नहीं, सबका कंप्लीटली है। परिवार से जो दोष शुरू हो रहा है वो स्कूल तक आ रहा है, और स्कूल के बाद भी आप कॉलेज में भी आते हैं, वहां भी वो चीज कंटिन्यू रहती है, अगर आप परिवार से या स्कूल से उन चीजों को लेकर के आते हैं। तो जहां तक शिक्षा प्रणाली के दायित्व की बात आती है, तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, वो कभी क्राइम करना सिखाता ही नहीं है, ना किसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से, ना अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम अपने एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम की ओर जाएं, तो हम लोग मॉरल एजुकेशन को, जिसको कि आजकल एक सामान्य सा सब्जेक्ट करके साइड में कर दिया गया है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी उस समय। पंचतंत्र की कहानियां उसका उदाहरण है कि कहानियों में मॉरल वैल्यूज को कैसे बच्चों के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता था, जब वो 5, 7 साल, 10 साल, 12 साल, ये जो टीन एज जिसको हम कहते हैं, वो उस उम्र में बच्चे आते थे, तब तक वो इस बात के लिए रेडी हो जाते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सजेशन, जो कि क्योंकि हमारे सबके बच्चे हैं, लगभग इसी एज से या तो निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, एक अच्छा सजेशन मैं हमेशा से देना चाहती थी और देना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में मॉरल एजुकेशन जो एक बहुत सामान्य से सब्जेक्ट समझ के साइड में रखा हुआ है, उसको एक्टिविटी बेस्ड बना दिया जाए। उसको परीक्षा लेकर के काम खत्म करने की दृष्टि से नहीं, वो स्टोरीज के वैल्यूज को एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं स्कूल्स अपने सिस्टम में डालें, क्योंकि वो बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए डाला गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको बच्चे ग्रहण करें, ना कि केवल एक एग्जाम देकर के जस्ट पास होकर के आगे नहीं ले जाए। तो एजुकेशनल सिस्टम में सबसे पहला सजेशन मेरा, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता की बात है ये एक सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों का क्राइम का लेवल इस लेवल तक जा रहा है, ये अपने सीनियर्स को या अपने बच्चे साथ वालों को या फिर अपने इवेंट टीचर्स को, मतलब आप सोचिए, ये वही भारत देश है जहाँ पर गुरु शिष्य संबंधों को एकलव्य और द्रोणाचार्य के माध्यम से समझा और समझाया जाता है, और आज इसी देश में हम लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं कि शिक्षक अपने अस्तित्व के लिए डर रहे हैं। तो एजुकेशनल सिस्टम में क्वेश्चन तो उठेगा, और अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है
तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम में एक छोटा सा परिवर्तन करना है, मॉरल एजुकेशन को एक्टिविटी बेस्ड बनाकर बच्चों में इम्प्लांट करना है, डाल देना है। क्लास KG1 KG2 से हम मॉरल एजुकेशन फर्स्ट से तो शुरू कर ही देते हैं, अब तो 8 9 तो चलता ही है, इसको भैया 12th तक करिए, लेकिन उसको प्ले के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और या दूसरी एक्टिविटीज बच्चों में अंदर डालिए। जो चीजें परिवार यदि किसी कारण से सिखाना भूल गया है या किसी व्यस्तता के कारण नहीं सिखा पाया, वो मॉरल वैल्यू स्कूल के थ्रू चला जाए। मेरा ये एक सजेशन है जो एजुकेशनल सिस्टम में चेंज या परिवर्तन लाने की बिल्कुल चेंज की जरूरत भी है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली बहुत मायने रखती है। मैं वापस आऊंगा प्रीति पांडे आपके पास। मेरे साथ देखिए एलन राव, पूर्व DCP दिल्ली के जुड़ गए हैं। राव साहब, स्वागत है आपका। राव साहब, आपने भी कई ऐसे मामले देखे होंगे, बच्चों में किसी तरह कानून का खौफ नहीं होता है। पहले पुलिस के नाम से थोड़े डरते भी थे, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या वजह हो रही है? कई ऐसे मामलों को आपने देखा, क्या वजह है कि ऐसी बच्चे जो स्कूली छात्र हिंसक हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? नमस्कार आप सभी को, पैनलिस्ट को, सभी व्यूअर्स को। ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट सभी आपने जो बताए हैं, स्कूलों में बच्चों के द्वारा कत्ल किया जाना, इवन टीचर्स पे अटैक करना, ये बहुत ही सीरियस बात है जो कि पहले कभी किसी जमाने में नहीं होती थी। अब हमें इनके कारणों की वजह मालूम करनी चाहिए, और एक बड़ा अच्छा विषय आपने इस टीवी चैनल पे लिया है ताकि बच्चों को सुधारने की कोशिश की जा सके। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और हम समाज में सभी लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी आदमी हैं जो कि इसको सुधार सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि बच्चे का माइंड एक कोरा कागज होता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब तक वो बड़ा बड़ा होता जाता है, जब तक उसको ज्यादा समझ नहीं होती, तो उसके कोरा कागज की तरह है। उस पेपर पे क्या लिखेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट है। और लिखा कहाँ से जाता है? शुरू में परिवार से लिखा जाता है। परिवार में क्या एक्टिविटीज देखता है बच्चा? अगर परिवार में कलह और झगड़े देखता है, आपस में माँ बाप के झगड़े होते हैं या किसी और के झगड़े देखता है, तो उसके दिमाग में वही इम्प्रिंट हो जाता है। उसके बाद स्कूल में जाता है। स्कूल में अब पद्धति ऐसी हो गई है, पहले जमाने में जो हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, तब अगर हम गलती करते थे, कुछ भी गलती हो सकती है, बच्चों से कर सकते हैं, तो टीचर्स डांट देते थे, और डांटने के बाद उनके पेरेंट्स को बुला के समझाते थे, और पेरेंट्स भी बच्चे को डांटते थे। लेकिन राव साहब, यहाँ तो देखिए डांट पड़ती है और गोली चला देते हैं टीचर पे। वहीं पे आ रहा हूँ। तो तब वो जमाना था कि बच्चा सुधर जाता था। लेकिन अब क्या है, बच्चे को अगर टीचर ने डांट दिया ना, तो टीचर की मुसीबत आ गई है। उसके पेरेंट्स आकर कहेंगे हम बच्चे को इसलिए थोड़ी पढ़ाते हैं आपके स्कूल में कि आप हमारे बच्चे को डांटे, जबकि टीचर का कोई डांटने का कोई उद्देश्य गलत नहीं होता है। बच्चे को समझाने के लिए डांटना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती करता है या किसी गलत संगत में है, कोई गलत उसके साथ में कोई गलत आदत उसको पड़ गई है, उसके लिए टीचर का डांटना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स तो करेंगे, लेकिन स्कूल में बिहेवियर टीचर ज्यादा देखते हैं। तो ये वाली चीजें जो चल रही हैं, वो बड़ा सीरियस बात है। दूसरा, जो आपका सोशल मीडिया है, बच्चे जो देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या आप इंटरनेट पे क्या क्या देख सकते हैं, वो सब उनका प्रभाव है जो बच्चों के दिमाग में आता है, और इस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति बदलती जाती है। मैं ये नहीं कहता सभी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनको हमें देखकर रोकना चाहिए, और रोकने के बाद में हमें सीरियसली इस बात में सोचना चाहिए कि ये बच्चे की आगे लाइफ क्या होगा। बच्चे की लाइफ का भी हमें सोचना है, वो पेरेंट्स और टीचर सब मिलकर सोच सकते हैं। तो मैं समझ, लेकिन राव साहब, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 8वीं 9वीं में है, 10वीं में है, उन सब के बीच ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। और मैं कानून की बात इसलिए आपसे पूछ रहा था, क्या बच्चों में डर नहीं है? 8वीं 9वीं के बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको पता है कि आगे क्या होगा। या फिर जुवेनाइल कोर्ट का डर जो उनको होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप कि जो बाल सुधार गृह वहां चले जाएंगे, क्या इस बात का पता है उनको कि ऐसा होगा तो हम जाएंगे वहां, बहुत ज्यादा सजा नहीं होगी? यस, पता होता है। 8वीं 9वीं का बच्चा खूब पढ़ता है, अखबार देखता है, टीवी देखता है, ये भी देखता है, क्राइम की जो न्यूज है वो देखता है कि कोई छोटा बच्चा था, उसने क्राइम किया और वो उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया और सीधा उसको जेल सुधार में भेज दिया, और थोड़े दिन के बाद वो भाई भले ही मर्डर कर दिया हो। मेरा एक केस देख रहा हूँ, इसमें 3 बच्चों ने मिलकर एक आदमी का मर्डर कर दिया, और वो 3 महीने भी नहीं, 2 महीने के बाद वापस छुट के आ गए। तो उससे क्या होगा? ये एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होगा। बाकी जो बच्चे हैं वो कहते देखो इस आदमी ने मर्डर कर दिया था और ये जेल से बाहर आ गया, इसका कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि हमारा कानून इस प्रकार से है कि ये 8-9 साल के बच्चे होंगे तो मुश्किल से 16 साल के हो सकते हैं मैक्सिमम, और वो 16 से 18 साल तक की जो उम्र है, या 15 से 18 साल तक की उम्र है, ये एक उसमें डिपेंड करता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका फिजिकल लेवल के साथ मेंटल लेवल कितना डेवलप हो गया है। अगर वो बच्चे अगर ऐसा कानून की वजह से, कानून की वजह से उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है
तो ये एक बड़ा अहम विषय है कानून के हिसाब से, क्योंकि बच्चे को ना तो पुलिस स्टेशन में कुछ कह मैं सकता इसे है, लेकर आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा, राव साहब आगे पूछूंगा। डॉक्टर भूमिका अग्रवाल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। सबसे ज्यादा अहम आपके जवाब होंगे भूमिका जी, क्योंकि तमाम तरह के बातें हम सुन रहे हैं, टीचर्स हैं, देखिए हमारे शिक्षाविद हैं, पुलिस का नजरिया भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसकी असल वजह क्या है? देखिए ये ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा दुखदाई है जहां हमें इस मंच पे डिस्कस करना पड़ रहा है, लेकिन ये अच्छी भी बात है कि हम इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं। अब इसमें जो मुझे चिंता वाली बात लगती है कि हम लोगों का बर्ताव इस तरह के मंच पर जो रहता है, ये अल्टीमेटली सोसाइटी में भी इसका सोसाइटी दर्पण है हमारे, तो पूरी उसका इफेक्ट जो है पूरी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अगर हम किसकी गलती पे ही अटक जाएंगे तो कहीं स्कूल यानी कि टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स और बच्चे, ये जो तिकोना बनाते हैं, इनमें हम कहीं ना कहीं दरारें और गहरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचे आज किसकी गलती है ना, या हम सोचे सिर्फ ये दिक्कत 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों की है, तो हम एक तरह से नी जर्क रिएक्शन या इमीडिएट रिएक्शन वाली चीज देख रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, और अगर हम बच्चों की बात करें तो पूत के पैर पालने में दिखते हैं, ये हमने कहावत सुनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दिक्कत सडनली 8वीं 9वीं के बच्चों में है। ये व्यवहार हल्का हल्का एज अप्रोप्रिएट मेजरमेंट में बचपन से ही है। और एक और चीज मैं कहूंगी, देखिए हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे क्या इस चीज से ग्रस्त हैं? हम ऑनेस्टली जो हम सारे लोग बैठे हैं, क्या हम अडल्ट्स ये कह सकते हैं कि हम रील्स से कभी आकर्षित नहीं हुए, या हमें रोकना नहीं पड़ता, या हम में से कुछ लोग कभी ना कभी सोशल मीडिया, रील्स और इन सब के भी एडिक्ट होने के कगार पर आ जाते हैं? तो कहीं इस तरह की प्रॉब्लम समाज की विकृति है ये, ना कि किसी एक जने की प्रॉब्लम। और अगर हम किसकी गलती में ही उलझ जाएंगे तो हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, लेकिन वजह जो है, मेन वजह क्या लगता है आपको? जो अभी तमाम बातें हो रही थी, घर में, घर का माहौल, स्कूल का माहौल। प्रीति जी ने जैसे बताया, इंपल्स कंट्रोल वाली बात वो शायद एक्सप्लेन करेंगी। हम तकनीकी टर्म में उसे कहें तो वो इंपल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है। जो पेरेंट्स भी बच्चों को लेके आते हैं उनमें कॉमन है। भाई ये कैसे होती है? क्योंकि बच्चे का एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर दो चीजें हम मानते हैं। नेचर मतलब जो उसकी जेनेटिक्स है, जो भगवान ने उसके अंदर रचना करी है वो, और बाहर का एनवायरनमेंट, दोनों मिला के धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप करता है। पर्सनालिटी 15 से 17 तक पूरी फॉर्म होने लगती है, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों में धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में सोशल मीडिया, जो कि अब बहुत एक्सपोनेंशियली जिसका एक्सपोजर बढ़ रहा है, और स्क्रीन टाइम, बहुत स्कूल्स ने कोविड में स्क्रीन्स देनी शुरू करी, बच्चों के हाथ में फोन और टेक्नोलॉजी पकड़ाई। लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म वो थे, सॉल्यूशंस थे कोविड के। हमने ये नहीं देखा कि बच्चे कितनी देर तक देख रहे हैं सोशल मीडिया, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें उसके रिपरकशंस नहीं मालूम थे। तो पिछले कोविड के टाइम से हम कहें 5, 6, 7 सालों में छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को एक्सपोज हो गए, जिसमें वायलेंट कंटेंट देखते हैं, इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और जैसे राव साहब बता रहे थे कि भाई जो पहले की प्रॉब्लम्स होती है, वो रेड फ्लैग साइंस के बारे में बता रहे थे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी बिहेवियर या कंडक्ट डिसऑर्डर के जो साइंस होते हैं, वो बच्चों में पहले से दिखने लगते हैं। और गन वायलेंस, अगर हम कहें तो हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत कॉपी करते हैं, वहां के लॉस को कॉपी करते हैं, लेकिन हम भूले नहीं कि अमेरिका में इलेक्शंस में हमेशा गन वायलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, और अब ये हमारे देश में भी आने लग गया है। तो कहीं ये समाज की बीमारी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर प्रीति ओझा। मैं आपके पास आऊंगा। बस्ते का बोझ और जो पढ़ाई की टेंशन है, क्या वो मायने नहीं रखती है? क्योंकि अक्सर देखा गया बच्चों के पीठ पर भारी बस्ता टांग दिया जाता है और बहुत सारे काम मिलते हैं उनको। हो सकता है प्रेशर हो पढ़ाई का, ये चीजें मायने रखती हैं इन सब चीजों के लिए? देखिए, पढ़ाई का प्रेशर, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि कहीं ना कहीं बिहेवियरल एट्रीब्यूट पढ़ाई से बहुत अलग होता है। जिसको नहीं पढ़ना होता है, वो चाहे कम बस्ते वाला बैग भी दे दीजिए, उसको जिस तरह की हरकतें करनी है जो गलत है, जो शुरू में ही स्कूल में दिखने लगती हैं, हमारे काउंसलर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स इसको देखने लगते हैं, पेरेंट्स को बुलाने लगते हैं, बताते भी हैं। और पेरेंट्स जानते हुए भी
कितनी बारी इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं हमारे बच्चे को निकाल ना दिया जाए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर ये भय उनको इतना ज्यादा बना के रखता है कि वो अपने बच्चों की इन छोटे छोटे बिहेवियरल इश्यूज को ठीक न करने की जगह स्कूल और टीचर्स और पढ़ाई पे ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा जब उन चीजों की, मैं इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं कहूंगी कभी भी, आकर्षण, अगर ज्यादा आकर्षण इस तरह के बिहेवियर में बच्चों को दिखने लगता है तो वो पढ़ाई से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। पढ़ाई आज की डेट में अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो बहुत एक्सपीरियंशियल हो गया है। किताबी पढ़ाई और किताब से रटवा के पढ़ाना सारे स्कूलों ने बहुत कम कर दिया है। पढ़ाने का तरीका और पेडागोजी हर स्कूल अपने तरीके से इस तरह से करवा रहा है कि बच्चा खुद खुश होकर पढ़ाई को करे। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों में ग्रोथ और हार्मोनल चेंजेस और रश ज्यादा होता है। इस समय केवल पढ़ाई नहीं बट उनके मानसिक शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा उनके ऊपर ध्यान रहना चाहिए, एक दोस्त बनके उनके ऊपर एक प्रेशर डालकर कि तुम हम 8वीं 9वीं 10वीं में आ गए हो, तुम्हें पढ़ाई करना है, और उस तरह से पुश करना। वो वायलेंस सिर्फ 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं दिखेगा, 3rd 2nd 1st ग्रेड में भी बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं और बड़े तेज मारते हैं, और उनके पेरेंट्स फिर कॉल करते हैं कि मैम हम क्या करें, बच्चे ने आज मार दिया, और डर जाते हैं अपने ही बच्चों से कि हम इसके सामने बुरा ना बने। तो ये एक व्यवहार पारिवारिक स्थिति में पेरेंट्स भी देखते हैं, लेकिन उसको अनदेखा कर देना भी आज समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रीति जी कहते ये भी हैं कि भाई सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपको खेलों में भी, दूसरे चीजों में, एक्टिविटी में आपको रोल पार्टिसिपेट करना पड़ता होगा, या फिर ज्यादा करें तो आप इन्वॉल्व रहेंगे उन सब चीजों में। क्या स्कूलों में सिर्फ एक गेम पीरियड रखकर उस तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है, या फिर ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया जाए इसको? मेरे को आप लोगों को ये बताना बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ने खेल को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है स्कूल्स में, और बोला है बच्चों को जितना खिलाएं, जितना उनको शारीरिक व्यायाम करवाएं, उनके लिए उतना अच्छा है। उनका ध्यान, उनका मानसिक स्थिति काफी काम होता है। उनको बोलने दिया जाए, उनके थ्रू बात करके पढ़ाया जाए। बच्चे केवल सुनना और सुनने का माध्यम ना बने किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। खूब खेलें कूदें, अपने थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं, अपने शारीरिक फिजिकल स्किल्स को बढ़ाएं, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल को बढ़ाएं, अपने स्पिरिचुअल स्किल को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत कम ध्यान एडोलेसेंट एज में दिया जा रहा है, और मुझे लगता है 6ठी कक्षा से, बल्कि 5वीं से 12वीं तक इमोशनल, सोशल इमोशनल लर्निंग टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे का एक साथ पैरेलली होना चाहिए, और एक दूसरे के सामने, जिससे एक दूसरे को ये पता चलता रहे हम सब किस नाव में तैर रहे हैं, हम सबकी मानसिक स्थिति एक घर में रहते हुए किस लेवल पे है, जिससे माता पिता, बच्चे और टीचर्स के बीच में एक रिलेशनशिप, एक रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप बना रहे। जो परिवार इससे बचता है, जो टीचिंग कम्युनिटी इससे दूर होता है, उस स्कूल या उस कम्युनिटी में इस तरह के हादसे होंगे। मैं वापस आऊंगा प्रीति जी आपके पास। कुछ सवाल और भी है मेरे पास, उनसे भी उनका भी जवाब आपसे लूंगा। प्रीति पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। जो बात प्रीति ओझा कह रही है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि स्कूल में एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए या फिर डाइवर्ट करना चाहिए वहां, लेकिन क्या सिर्फ इससे हो पाएगा या फिर कुछ और भी सुधार जरूरी है? स्कूल को कहा जाता है घर में संस्कार बच्चे को शुरुआती दौर पे मिलते हैं। स्कूल में जो टीचर है, अगर महिला टीचर है तो दूसरी माँ की तरह होती है, वहां से उसको सिखाना पड़ता है, बच्चे को समझना पड़ता है। लेकिन क्या इंटरेक्शन वहां हो पाता है बच्चे से उस तरह से जैसे घर में खुलकर अपनी माँ को बोल सकता है वो? ये पॉइंट मैं वैसे भी उठाने वाली थी यदि आप ना कहते तो, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है बच्चों और टीचर्स के बीच में या बच्चों और पेरेंट्स के बीच, वो कम्युनिकेशन गैप की। बिल्कुल, सबसे संवाद नहीं बना पा रहे बच्चे, और खासतौर से टीनेजर्स बिल्कुल भी संवाद नहीं बना पा रहे। पेरेंट्स ज्यादातर वर्किंग है, वो समय कम दे रहे हैं, तो समस्या घर से शुरू हो जाती है। वो बच्चा फ्रेंड की तरह होना चाहिए पेरेंट्स की, दिन भर की जो भी गतिविधियां हैं अपने माँ बाप को बतानी चाहिए। एक फ्रेंड की तरह माँ को या पिता को पूछनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, अहमदाबाद के इस इंसिडेंट में यदि उस बच्चे ने, जिसकी टैपिंग हुई है, उसने कुछ भी ऐसी बात अपने पेरेंट्स को बताई होती और उन्होंने सीरियसली उस बात को सुना होता तो एक्शन ले सकते। तो एक गैप की समस्या पेरेंट्स के साथ जो शुरू हुई, वो अगर मान किसी कारण से स्कूल तक आई है,
तो अब ये जिम्मेदारी टीचर की और बच्चों की है। देखिए होता ये है, टीचर्स पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, कोर्स पूरा कराना, सिलेबस पूरा कराना, डिफरेंट एक्टिविटीज कराना, एनईपी जो नया आया है उसको अडॉप्ट करना वगैरह वगैरह। इन सब के बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो आप कह रहे थे अभी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो समस्याएं हैं वो या तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर करता है या फिर टीचर से करता है, और अगर इन दोनों जगह उसको जगह नहीं मिलती तो फिर वो जो चैट वायरल हो रही है आप देख रहे हैं, फिर वो सीक्रेसी के अपने पेरेंट, अपने दोस्तों में, इसमें उसमें दूसरी जगह शेयर करने की कोशिश करता है। ये आप प्रीति जी आप समझ रहे हैं, चैट मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है मेरी हिम्मत देख लो, मैंने क्या किया और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। इतनी छोटी उम्र में मर्डर की बात वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हौसला कितना बड़ा हुआ या फिर हिम्मत कितनी बड़ी, आप समझ सकते हैं इसको। जी, और यही चीज अगर उसके पेरेंट्स ने पहले सुन ली होती, जो बच्चा स्टेप उसकी भी बात कर रही, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया होता या टीचर के पास चला गया होता जिस झगड़े के कारण ये आज इवेंट हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, टीचर्स ने उस बात को समझ लिया होता, या जिस ड्यूरेशन में स्टैबिंग हो रही है उस समय टीचर्स ने समझ लिया होता। मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहां पर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी समस्या इस इंसिडेंट के बाद निकल के आ रही है। और अगर हमें अभी भी इसको एक लर्निंग की तरह से इस इंसिडेंट को लेते हैं और परिवार से बात करते हैं कि बच्चों के साथ समय बिताइए, केवल डिनर पे ही नहीं, वैसे भी उनके साथ बैठिए, उनके साथ वो क्या देखते हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप उनके साथ बैठ करके टीवी में या ओटीटी में जो देख रहे हैं वो बैठ के देखिए, उनको फ्रेंड और उनके साथ फ्रेंड बनकर के चीजों को समझ, तो ये कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। तो फिर जो को हम दोष दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये क्राइम ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज में नहीं होता है, लेकिन जब क्राइम किसी स्कूल में होता है तो वो एक बहुत बड़ा समाज के लिए खतरा होता है, क्योंकि अब समाज डिटोरिएट हो रहा है, पतन की ओर जा रहा है, ऐसा सिग्नल मिल गया, क्योंकि वो संस्था जो बच्चों को प्रिपेयर कर रही थी समाज से लड़ने के लिए, जो नैतिक मूल्य को और एजुकेशन को और पूरे आर्ट को दे करके कि भाई अब जाओ तुम समाज से लड़ो जा करके और समाज के लायक बनो और एक अच्छे नागरिक बनकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करो, जो संस्था ये सिखाने वाली थी, उस संस्था में अगर इस तरह के क्राइम्स होते तो एक बिल्कुल प्रीति पांडे जी, थोड़ी विडंबना भी है जिस समाज का आप जिक्र कर रही हैं। आप देखिए बच्चे पर प्रेशर यही होता है कि बेटा तुम्हें आईएएस बनना, आईपीएस बनना है या फिर कुछ बेटर करना है, बेहतर। आप मतलब सक्सेस का मतलब ही यही है कि आप आईएएस आईपीएस बनिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, इसके अलावा कुछ बन गए तो शायद कुंठा के शिकार भी हो सकते हैं। आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे कि तुम ये नहीं बन पाए, कह तो ये रहे थे कि ये करा देंगे वो करा देंगे, किया कुछ नहीं आपने। मैं एलन राव साहब आपके पास आता हूं। आपने भी देखा कई मामले ऐसे सामने आए, बच्चों में खास तौर पर टशन की बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजीनेस बढ़ गई है। वो दिखाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे घटनाएं जैसी बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता कि शुरुआत है, आपराधिक कदम जहां पर रखने चाहिए ऐसे बच्चों को, उनको भी पता है कि उन्होंने ये कर लिया, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और ये आगे चल के अपराधी बनेंगे, ऐसा भी है? अनूप जी देखिए, हम ये सारी चीज जनरलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन हर केस में क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण से किसी का इन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि हत्या तक मामला चला गया, किसी को चाकू से, किसी से गोली से, ये सब चीजें अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चे के ये काम करने की शुरुआत कैसे हो गई, उसके दिमाग में ऐसा क्रिमिनलिटी कैसे हो गई है, ये सब चीज देखने का एक ही वजह है कि उसके दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ना ला जाकर नेगेटिविटी की तरफ अगर जाएगा आदमी का दिमाग, तो ये सब नेगेटिव काम करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फैमिली से और स्कूल से। कॉलेज तक तो अभी गए नहीं हो बच्चे, स्कूल और मैं उन्हीं की बात कर, फैमिली की बात कर रहा हूँ, वहीं से संस्कार पैदा होते हैं। उन संस्कारों में क्या आपने देखा, उनके अंदर डाला है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, कोरा कागज है, उसके ऊपर जो मर्जी लिखिए तो वही मिलेगा आपको। तो वहां पर क्या माँ बाप ने कितना उसमें संस्कार डालने की कोशिश किए, माँ बाप ने कितनी मेहनत की है बच्चे का आगे करियर बनाने के लिए, और उसके ऊपर ये बात भी सही है कि बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, बच्चे की अपनी इंटेलेक्चुअल जो बात है उसके ऊपर करना चाहिए और उसको सुविधा देनी चाहिए जैसा उसको मन कर रहा है। जिस ढंग से पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, मन करने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी में जा रहा है तो उसको सपोर्ट करें, नो, उसको रोकना है। लेकिन जहां तक पॉजिटिविटी की बात हो रही है, जहां स्कूल में आगे तरक्की करने की बात है, या स्कूल में कौन सा फील्ड लेना है उसने, जो उसके इंटरेस्ट का वो ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम कई बार पेरेंट्स हैं, वो इसके इंटरेस्ट के बाद में हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए,
वो उसमें बच्चे के लिए मानसिक तौर पे थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे मनोवैज्ञानिक साहिबा ने अभी बताया कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि मेरे को जबरदस्ती किया जा रहा है या कुछ ऐसा, या फिर उसको कन्विंस करें, जो आप माता पिता जो करें उसको प्यार से कन्विंस करें। ऐसा नहीं है बच्चे कन्विंस नहीं होते हैं, जिद भी करते हैं बच्चे, लेकिन उनको अगर कन्विंस किया जाए, समझाया जाए, समझाने से वो उनके दिमाग में बात आ जाती है। क्योंकि लेकिन राव साहब, अगर अभी बच्चे नहीं समझे या फिर आप उनको बेहतर काउंसलिंग नहीं कर पाए तो ये बच्चे के आपराधिक प्रवृत्ति वाली छवि जो है वो बड़े होने तक रह जाती है। और यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्राइम की दुनिया में कैसे लोग शामिल होते हैं। उनको पता चल गया कि मेरे साथ ये हो गया, अब वो बाहर अगर जेल से भी बाल सुधार गृह से बाहर आएंगे तो उनको कुंठा का शिकार होना पड़ेगा, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और आगे चलकर यही प्रवृत्ति खराब हो सकती है। जी अनूप कुमार जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जो बच्चा अगर एक बार किसी केस में इन्वॉल्व हो गया है तो उसकी फिर कंपनी देखी जाती है, किस कंपनी में वो उठता बैठता है, किस कंपनी में खाता पीता है, किस कंपनी के साथ में टहलता है, जाता है, बातचीत करता है। वो भी पेरेंट्स को मॉनिटर करनी चाहिए कि अगर गलत कंपनी में जा रहा है बच्चा तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल की कंपनी में जाकर क्रिमिनल बनेगा। और जब सुधार गृह में भी गया है वहां भी तो क्रिमिनल ही थे ना, वहां पे भले उनको सुधारने की हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस वहां भी जितने भी बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल क्राइम करने के बाद ही जाते हैं, तो वहां से उनकी कंपनी बन जाती है। और फिर अगर धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा हो जाता है और किसी बड़े क्राइम के अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद बच्चे को अगर पैसे का लालच आ गया तो लालच में क्राइम करने के लिए हो जाता है कि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई। बहुत से बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनको फिर ड्रग्स के लिए पैसा नहीं मिलता तो वो फिर क्राइम करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि बच्चे में किस प्रकार से क्रिमिनल मेंटेलिटी उसमें जागृत हुई है और उसको पनपाने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है वो सब देखना की बहुत जरूरी बात है। चलिए, मैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल आपके पास आऊंगा। एक माइंडसेट पेरेंट्स ने बना लिया है कि मेरा बच्चा आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा या इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। क्या यही सक्सेस है? सिर्फ यही है? माँ बाप ने जो माइंडसेट सेट किया और बच्चा अगर ये अचीव नहीं करता है तो घर में ही सुनना पड़ता है। ये क्या वजह हो सकती है ऐसी कि भाई तुम अगर ये नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम ये नहीं बन पाओगे, ये नहीं बन पाओगे? देखिए, ये अकेली वजह नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट वजह तो है ही। और कई बार जो पेरेंट्स हैं उनका व्यू थोड़ा सा टनल विजन, मायोपिक व्यू या कह लीजिए संकीर्ण विचारधारा रह जाती है कि आजकल छोटे छोटे 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के पेरेंट्स उनको क्लासेस पे क्लासेस करा रहे होते हैं। कोई चेस की क्लासेस हैं, बैले की क्लासेस हैं, बहुत ही एग्जॉटिक लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जिनका पता नहीं बच्चे को जीवन में फायदा होगा या नहीं होगा, बस होड़ में ही बच्चों को धकेलते रहते हैं। और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के ऊपर भी कुछ फिल्में भी आई हैं हमारे यहाँ, जैसे कई फिल्मों में हर तरह का कंटेंट होता है, तो कुछ अच्छी फिल्में भी होती हैं जिन्होंने प्रकाश डाला इस तरह के व्यवहार पे। तो हम अगर बच्चों को अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में भी थोड़ा रखें, जिसमें कि जो नियम नहीं हो, जैसे बच्चों को प्लेग्राउंड में छोड़ दिया दूसरे बच्चों के साथ, वो भी बहुत जरूरी है। और जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि बच्चों को हम किस तरह से चैनलाइज कराएं, उनके अंदर जो गुण हैं उनको चैनलाइज कराने के लिए देखिए पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को पेरेंट्स और सिर्फ टीचर्स के अलावा पीयर ग्रुप के साथ हेल्दी जब वो कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो वो उनको लिमिट्स और बाउंड्रीज भी धीरे धीरे समझ में आती हैं, और ये धीरे धीरे होता है। तो अगर टीचर्स का इसमें बहुत अहम रोल है, उनका काम सुपरविजन का है, उनका काम स्पून फीडिंग का नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हमारी पेरेंट्स की अगर हम कहें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी पेरेंट्स जो हैं वो आज की तारीख में जो टीचर्स आते हैं, कोई हमारे पास भी आते हैं इलाज के लिए, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से डरे हुए हैं। अगर हमने क्लास का जो एक अथॉरिटी वाला अकेला इंसान है उसको हमने डरा रखा है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ कह दिया और पेरेंट्स आके लड़ाई करेंगे, इस डर से वो जी रहे हैं, वो क्या अपना रोल कैसे निभाएंगे? उनको वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और हमारी संस्कृति तो वो है जहां कबीरदास जी ने टीचर का रोल जो है भगवान से भी ऊपर रखा था, क्योंकि भगवान का जो रास्ता है वो टीचर्स दिखाते हैं। तो हमें टीचर्स की जो इतनी अच्छी पुरानी टीचिंग और उन्होंने जो सीख रखा है उनको पूरा बिना निडर होके टीच करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, हेमिका जी सही कह रहे हैं। डॉक्टर प्रीति ओझा, मैं आपके पास आऊंगा। हेमिका, जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर हेमिका अग्रवाल, आपको नहीं लगता है कि टीचर बहुत मतलब कंट्रोल में है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से जितने लोग आज इस टीवी स्क्रीन पर पैनल में दिख रहे हैं, इनमें से किसी को भी थप्पड़ ना पड़ा हो टीचर का या फिर मार नहीं पड़ी हो। लेकिन आज प्रीति जी आप एक थप्पड़ मारते हैं तो डर लगता है कि गार्जियन आ जाएंगे, डर लगता है कि ऐसे ही स्टूडेंट रिएक्ट करेगा?
डर बिल्कुल नहीं लगता है। कंप्लायंस कहता है कि आप नहीं हाथ उठा सकते हैं, और मुझे ये जरूरी लगता है कि जो चीज प्यार से समझाया जा सकता है वो मार से नहीं समझाया जा सकता। हम सब पैनलिस्ट एक बहुत बड़ी चीज को समझते हैं, बट आज मैं उस चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब बच्चे को आइडेंटिटी नहीं मिलता है घर में, जब उसको पढ़ाई न करने के कारण उससे बात नहीं की जाती है, तो वो आइडेंटिटी ढूंढता है। अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा 14-13 साल का चक्कू लेके किसी को मार रहा है, तो वो डरता नहीं है किसी से, और वो डर से बाहर आ गया है। अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे देखते नहीं है घर में, तो मैं आपको समाज में अपने आप को दिखा के बताऊंगा। और उस चक्कर में वो अपने साथी को मारता है, वो टीचर को गंदा बोलता है, वो ऑफिस में गलत आके बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कोई तो मुझे देखो, कोई तो मुझे जानो, कोई तो मुझसे बात करो। पढ़ाई नहीं करना, जो आपने एक बहुत बड़ा एक इशू बताया है, पढ़ाई नहीं करने से भी बच्चों में प्रेशर आता है, वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं डर से। बिल्कुल, कई और जिनको एग्जांपल्स आए हैं। आइडेंटिटी नहीं मिलता जी, है, वो दूसरों को मारते हैं, जिससे मुझे देखो तो मैं तो आपको समाज में दिख ही नहीं रहा हूँ। तो वो बचपन से जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत करते हैं कि आप अच्छाई में नहीं बुराई में तो देखेंगे उन्हें। और ये चीज कोई देख नहीं पाता है, ये सोच के बदतमीज है, तमीज नहीं है, बात नहीं करना आता है, इसको बिहेवियरल चीजें सिखानी पड़ेंगी। उससे जुड़ना जरूरी है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। उसको ये बहुत अच्छा कंप्लायंस है कि मारना नहीं है। मार खा के आज तक हमने भी नहीं सीखा है। मार पिताजी से खा के जब माँ प्यार से समझाती थी, तभी हमने भी सीखा है। मार से डर लगने लगता था, लेकिन सिखा नहीं पाया कोई हमें भी बचपन में। तो मैं इस चीज को इस तरह से सामने आपके रखना चाहती थी। प्रीति पांडे जी, आपके पास आऊंगा। जो पुरानी परंपरा शिक्षा की परिपाटी जो रही, और अब नया एजुकेशन सिस्टम, मतलब पुराने में आप देखिए ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, पुराना जो कल्चर चला था, एजुकेशन सिस्टम जो चला था, लेकिन नई चीजें सामने आई तो घटनाएं भी बढ़ रही हैं। क्या फर्क है इसमें, क्या वजह हो सकती है ये? देखिए, जैसे जैसे समाज प्रगति करता है तो अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। अपना एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम था, वो नो डाउट बहुत ही हाई लेवल का था, और उसमें अनुशासन सबसे प्रमुख हुआ करता था। और जो बच्चे जो होते थे 20-25 साल तक गुरुकुल में रह करके एजुकेशन को लेते थे, माता पिता से दूर। आप सोच सकते हैं उनको क्या उनका मेंटल स्टेटस था, पूरी तरह से गुरु को भगवान मान करके, अपने माता पिता भगवान सब कुछ मान करके वो गुरुकुल में रहते थे, एजुकेशन प्राप्त करते। वो सिस्टम हम आज नहीं ला सकते। समाज परिवर्तनशील है, तो एजुकेशन को भी उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। अब समस्या यहाँ आ रही है कि एजुकेशन अपडेट होता जा रहा है, लेकिन सोसाइटी में जो भी बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है थ्रू मीडिया को लीजिए या दूसरे हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उसमें जो बच्चे ने सीख ली है चीज, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि बच्चों से भी तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं। मतलब मैंने इस घटना के बाद मैंने एक बच्चे से बात करी जो कि 11th क्लास में है, और उस बच्चे से जब मैंने पूछा कि तुमको कैसे देखते हो इस पूरे सीन को, तो वो ये कहता है कि बहुत ज्यादा मेंटल इनस्टेबिलिटी रहती है हमारे दिमागों में, हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं। और जो हिंसा वाली पिक्चरें आजकल मूवीज आ रही हैं ओटीटी पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, वो इतनी ज्यादा, यदि बच्चा मोटिवेशन ले रहा है उससे कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा है तो इट्स ओके, बट एज ऐसी होती है कई बार हम उसको मोटिवेशन के थ्रू ले लेते हैं। जब हीरो इतनी हिंसा करते हुए दिखता है तो बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है, और वो और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपैक्ट भी रखता है। प्रीति जी, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात को पूरी तरह से बताएं आप। तो वही मैं उसको कंटिन्यू करते हुए बोलूंगी कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से, जैसा आपका क्वेश्चन था, क्या चीज ले सकते हैं, तो सबसे अच्छी चीज जो डिसिप्लिन हम लोगों ने वो एजुकेशन सिस्टम से उठाया है, वैसे ही हम लोग मेडिटेशन, योगा को, जो कि बहुत जरूरी है आजकल की ये वाली एज, जो पर्टिकुलर हमारी टीन एज है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट योगा इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ मेडिटेशन तो जरूरी है कि इन बच्चों को दिया जाए। अब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हम नहीं लागू कर सकते प्राचीन, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के, बच्चों को शांत करना जरूरी, और बच्चों को शांत उसी तरीके से किया जा सकता है जब हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से ये चीजें करते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है उसको भी समझना जरूरी है। एक बार हमको पलट करके, हम सब एजुकेशनिस्ट हैं या दूसरे
क्राइटेरिया से आते हैं, लेकिन हमको एक बार बच्चों के एंगल से देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। बर्डन के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, अस्थायीपन है उनके दिमाग का, वो निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, काउंसलिंग भी चाहिए और बेहतर तरीके से बच्चों के साथ रहना भी होगा। एलन राव साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने क्या कोई ऐसा मामला देखा? ऐसे में माँ बाप की भूमिका क्या होती है? जब बच्चे को डांट पड़ती है स्कूल में या फिर किसी तरह से कोई बात होती है तो टीचर से लड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो क्या रिएक्शन होता है माँ बाप का? आपने कई केसेस देखे होंगे ऐसे। जी अनूप जी, बिल्कुल ऐसे बहुत से केसेस का सामना करना पड़ा मेरे 36 साल की पुलिस की नौकरी में। और ऐसे में पेरेंट्स का तो सिचुएशन यही रहती है कि उन्होंने अपने बच्चे को, एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया ऐसे ही, और उसके बाद उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ा सारा उसका केस को ट्रायल करने के लिए। और उनके पेरेंट्स की आप मेंटल स्थिति क्या देख सकते हैं कि उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, अपने समाज में जवाब देने लायक नहीं रहे कि मेरे बच्चे ने कैसे क्या कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में माँ बाप की जो कंडीशन है बड़ी विडंबनापूर्ण होती है, और उसमें उनको दुख भी बहुत होता है, और उनकी बहुत ज्यादा उनका खर्चा भी होता है। ये समझ लें कि आप मर्डर केस में हो जाए, भले ही उसको जमानत जल्दी मिल जाती है उसमें, लेकिन केस तो ट्रायल में फेस करना पड़ेगा ना, चिल्ड्रन कोर्ट में जाके। तो पूरा खर्चा एक्स्ट्रा बर्डन हो गया उनके ऊपर, पढ़ाई के अलावा। दूसरा, उस बच्चे की फिर आगे वो किसी प्रकार के ऐसे क्राइम में ना हो, इसके लिए भी बड़ा उनको इंतजाम करना पड़ता है कि वरना एक बार निकल के आ गया मर्डर केस जैसे में, और किसी क्रिमिनल के, क्योंकि एक बार उसको चस्का लग गया मर्डर केस का करने का, और उसकी जुवेनाइल होने की वजह से वो छूट जाता है, या कोई ज्यादा सजा नहीं होती है, सुधार गृह से वापिस आ जाता है। उसके बाद ये सोचता है कि आगे कोई भी उसको अगर ऐसा मौका मिला, पैसे का लालच मिला, या ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो किसी और क्राइम में शामिल होने के लिए उसको प्रोत्साहित किसी ने कर दिया, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की भूमिका उस केस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस बच्चे को आगे कैसे किसी क्राइम से होने से बचाया जा सके। तो ये माँ बाप को देखना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन और उसकी परवरिश कैसे हो रही है। उनको सोशल मीडिया का मैक्सिमम, जो अभी बात हो रही थी, आपका सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ओटीटी है, दूसरे कई प्रकार की ऐसी फिल्में हैं जो कि उससे भरी पड़ी हैं, जो कि अत्याचार करते हैं और मर्डर से। तो बच्चे यार क्या सीखेंगे अगर ये वाली बातचीत देखेंगे? तो वो उसको आदर समझ लेते हैं, हीरो हीरोइन को आदर समझ लेते हैं जो कि ऐसे क्राइम में या उसके क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उनसे दूर रखना चाहिए बच्चों को जहां तक कोशिश हो सके। और उनका मोबाइल फोन की बात है, उसको भी आप लॉकिंग सिस्टम में रखें ताकि उसको ज्यादा स्क्रीनिंग के ऊपर उसको ज्यादा देखने की इजाजत ना हो। लेकिन राव साहब, आपको याद भी होगा कि पबजी गेम का एक ऐसा दौर चला था, आपने देखा कि कई बच्चे सुसाइड कर रहे थे, और उस गेम के पीछे या फिर मोबाइल गेम के पीछे लोग हिंसक भी हो रहे थे, बच्चे खासकर सबसे ज्यादा। क्या बिल्कुल उसी तरह की मनोवृत्ति हो रही है अभी बच्चों में? यस, मैं समझता हूँ इंटरनेट सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इंटरनेट से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आप इंटरनेट से बोलिए हाउ टू मेक बॉम्ब, हाउ टू कमिट सुसाइड, हाउ टू मर्डर ए पर्सन, हाउ टू गेट अवे आफ्टर कमिटिंग क्राइम, ये सब चीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और बच्चे अगर इनको खुली छूट मिल जाएगी ये मोबाइल यूज करने की या इंटरनेट को यूज करने की, तो वो कुछ क्या सीखेंगे? अच्छी बात है, मैं वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात समझता हूँ। अगर पॉजिटिव सेंस में एक बच्चे को लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। जहां भी पेरेंट्स को नजर आए कि वो नेगेटिव लाइन में चल रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें। मारपीट से, ये बात भी सही कह रहा हूँ मैं, अभी जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अग्रवाल जी ने बोला है, मारपीट से भी कोई साधन नहीं है, मारपीट भी इतना ज्यादा नहीं है। तो वो उसको भी समझा कर अपने रिश्तेदारों से मिलाकर और उनसे करके अपने उनके दोस्तों के साथ बैठकर उनको काउंसलिंग की जाए बच्चों को, तो मैं समझता हूँ उनके बच्चों को इसमें सुधार हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर प्रीति ओझा, मैं आपके पास आऊंगा। आप भी बता रही थी कि भाई क्या बच्चों में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, लेकिन स्कूलों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप स्कूल से सोचते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि स्कूल में बच्चा जा रहा है तो हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारा बच्चा ऐसा होगा, लेकिन आप लोगों की भी कुछ अपेक्षाएं होंगी माँ बाप से जो शायद आप ना बोल पाते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रख सकें, वो बातें बता पाएं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए स्कूल भेजने समय बच्चों के साथ। मेरे हिसाब से सबसे पहले माता पिता को ये समझना बहुत जरूरी है, स्कूल भेजने से भी पहले, कि जिस तरह से उनको शिक्षा मिली थी अब वैसे शिक्षा नहीं मिल सकती है। अब शिक्षा के देने के माध्यम और देने के तरीके बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स
को मॉडल करना पड़ेगा अपने आप को, बच्चों को ये दिखाने के लिए कि सही व्यवहार और सही तरीका समाज में रहने का क्या है। और वो मॉडलिंग में योगा, एक्सरसाइज, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, इन सब चीजों का ध्यान शुरुआत परिवार और घर से ही होगा। कहीं ना कहीं जब बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल आता है तो उसका जो व्यवहार और बातचीत का ऑब्जर्वेशन है वो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका होता है। अब स्कूल का सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट को भी ओरिएंट करना, उनको भी बताना कि स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका व्यवहार किस तरह से हर 3 महीने में ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को बताना हर उस मुलाकात बहुत में, जरूरी है जिससे प्रीति जी, बहुत जरूरी है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। प्रीति पांडे जी, बिल्कुल संक्षेप में अगर 40 सेकंड में आप बता पाएं कि जो शिक्षा का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसमें बदलाव बेहद जरूरी है जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? बिल्कुल 40 सेकंड में बता दीजिए आप। शिक्षा में बदलाव बिल्कुल जरूरी है और जैसे समाज बदलता है वैसे ही शिक्षा बदलती है। बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदलाव को किस तरह से रखना ये देखना भी जरूरी है। स्कूल के ऊपर पूरा नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा चाहे वो स्कूल की हो या हम हायर एजुकेशन में हो, हर जगह एक ही बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए। उनको अंदर जो वो घुट रहे हैं, चाहे वो स्कूल में है चाहे वो हायर एजुकेशन में, अपने टीचर से बात करें, अपने जो भी बिल्कुल, यानी कम्युनिकेशन जो गैप है उसे भरना है, उससे ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझाया जाए, बच्चों के साथ संवाद किया जाए, और जितनी जिम्मेदारी घर परिवार के माता पिता की, उतनी जिम्मेदारी स्कूल की भी है, शिक्षक की भी है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।